बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं, जिनमें सबसे पहले जो है इलेक्शन 2024 के लिए जो वोटिंग ट्रेंड है उसके ऊपर हमें बात करनी है कि किस तरह से वोटिंग होगी, क्या चीज़ें पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ होंगी, पिछले इंतखाबात में क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊँगा इस वीलॉग में। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक अमेरिका में आर्टिकल छपा है और वो आर्टिकल एक बहुत अहम शख्स ने लिखा है, उसके बारे में तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा कुछ अहम ख़बरें हैं, जिनमें एक ये है कि जो तोशाखाना का तफसीली फ़ैसला है वो भी आ गया है। सबसे पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। तोशाखाना का जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें ये 23 सफ़हात का फ़ैसला है। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ भी आ गया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो चेयरमैन है बानी PTI ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573.72 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। ये इल्ज़ाम इस फैसले में लगाया गया है और इस फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से इमरान खान की अहलिया ने एक ज्वेलरी का सेट बतौर तोहफ़ा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन वहाँ पे जमा नहीं हुआ। फैसले में कहा गया कि तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और सेट 90 लाख रुपये में हासिल किया, जबकि इसकी असल कीमत जो थी वो 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। वैसे इतना महंगा तोहफा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, साथ ही ये लिखा हुआ है कि कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक इमरान खान के कहने पर कीमत कम लगाई गई। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो काम करता है तोशाखाना के अंदर, जो कीमत का तयन करता है, उसमें 2 सरकारी लोग होते हैं और एक जो है वो प्राइवेट पार्टनर भी शामिल होता है। वो लोग तो कहीं मौजूद नहीं हैं, ना उनसे किसी ने बात की है, ना उनसे किसी ने पूछा, ना उनको किसी ने बताया। यानी वो लोग तो बिल्कुल गायब है मंजर आम से। पहले तो सज़ा उनको होनी चाहिए कि आप लोगों ने गलत कीमत लगाई क्यों, लेकिन वो बंदे हैं ही नहीं। बहरहाल आपको पता है कि इस किस्म के फैसले आ जाते हैं जब इस किस्म के हालात होते हैं, तो तब बहरहाल इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और कह रहे हैं जी कौमी खजाने को इमरान खान ने जो है वो नुकसान पहुंचाया। बल्कि इमरान खान साहब ने इसका जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि बुशरा बीबी रात को बनी गला मुंतकिल कर दी गई थी। ये उन्होंने कल रात को ही बात की थी, आज दोबारा भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा मैं तो कंबल भेजा था बुशरा बीबी के लिए और हमने ना किसी को घर जाने के लिए दरखास्त दी और ना कोई रियायत मांगी। ये क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने और बुशरा बीबी दोनों ने, और बुशरा बीबी ने ये स्टेटमेंट अलग भी दिया है। यानी ये हुकूमत कैसे हो सकता है जिन्होंने औरतों को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने अल्लामा इकबाल की जो उनके घर के अंदर जो उनकी ख़वातीन हैं, शायर मशरिक हैं नासरा जावेद इकबाल साहिबा, अल्लामा इकबाल की बहू, उनके घर के ऊपर अटैक किया गया। उनका दरवाज़ा पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़ा गया। ख़वातीन का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ख़वातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन को पेशियों के ऊपर रोज़ाना लाया गया और ख़वातीन अभी भी गिरफ्तार हैं उन मुकदमात में जिनका कोई सर और पाँव नहीं है। तो ऐसी हुकूमत जिन्होंने ख़वातीन की इतनी बेहुरमती की हो और ऐसी बदतमीज़ी की हो, क्या ऐसी हुकूमत मुमकिन है कि बुशरा बीबी जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको एक रिलीफ दे रही हो या उनको रिलैक्स कर रही हो? ये एक्चुअली एक चिंगारी लगाने की कोशिश की गई है अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं। और चिंगारी ऐसे लगाने की कोशिश की गई कि देखो जी बुशरा बीबी ने डील कर ली है, या देखो जी इमरान खान ने डील कर ली है, या ये कहेंगे देखें इन्होंने अपने लिए कुछ और चुना और आपके लिए कुछ और चुना। तो इमरान खान जो लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो मुश्किल तरीन जेल गुजार रहा है। ऐसी जेल आसिफ अली जरदारी ने कभी सोची भी नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी बराए नाम के जेल में थे, कहते तो हैं बड़ी लंबी सजा काटी है, लेकिन प्राइवेट घर के अंदर काटी है मुबैना तौर पे। नवाज शरीफ ने जो जेल काटी है, रोजाना 20 मुलाकातों की उनकी एवरेज है और नवाज शरीफ साहब के लिए जो सहूलतें मौजूद थी वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो सहूलतें बताई जाएं लोगों को, आधे से ज्यादा पाकिस्तान कहेगा हमें जेल भेज दो और ये सहूलतें दे दो। दूसरी जानिब इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल काट रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई मरियम नवाज को बोलने के लिए कुछ मिल जाए। ना मरियम के पास बोलने के लिए कुछ है, ना नवाज शरीफ के पास बोलने के लिए कुछ है, पल्ले ही कुछ नहीं है और नौजवान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 15 नौजवान टोटल MSF की टोपी पहन के खड़े थे, तो मरियम नवाज ने उनकी अलहदा से फोटो लगा के सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि नौजवान हमारे साथ हैं। वो गिनती हमने 3 दफा की है, 13 बंदे हैं वो टोटल, तो मैंने फिर भी बढ़ा के 15 बंदे आपको कह दिया है। तो मामला बड़ा सादा है कि नौजवान इनकी तरफ राग़िब नहीं हो रहा है, बल्कि नौजवान इनके सामने आकर डट कर खड़े हो गए हैं कि ये मरूसी सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना हक समझ लिया है और पाकिस्तान से लूट कर पैसा बाहर ले जाते हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं,
इन लोगों को हम वोट नहीं डालेंगे। ये नौजवानों का फैसला दिखाई दे रहा है और इस वजह से ये लोग खासे परेशान हैं। अब इनको कोई ना कोई बयानिया चाहिए होता है तो इनको ये एक बयानिया प्रोवाइड किया गया, लेकिन काम नहीं किया इस बयानिए ने। और इस बयानिए के मुंह पे सबसे बड़ी चपेट उस वक्त लगेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान या बुशरा बीबी खुद लिख कर दे देंगे जनाब आप जेल में मुंतकिल करें मुझे, ये क्या आपने ड्रामा किया हुआ है। तो इससे और ज़्यादा भी इनका बयानिया जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक लेटर भी जारी किया जाए, हो सकता है किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे राब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई, उसने कहा जेल जाकर खुद ही बात कर लें। बुशरा बीबी ने भी कहा कि इमरान खान से कोई डील करने के लिए या राब्ता करने के लिए बुशरा बीबी ने कहा मुझे टच किया गया था और मुझे जो बातें की गई मुझे मुनासिब नहीं लगी, तो मैंने कहा जाके इमरान खान साहब जेल में आप खुद बात कर लें। तो अब इमरान खान साहब ने भी उस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, ये सब 3 साल की कुर्सी की बात है, ये सब म्यूजिकल चेयर चल रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद बेकसूर हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी का इन मुकदमा से कोई लेना देना नहीं है, वो गिरफ्तारी देने खुद जेल आई थी। एक और बात इमरान खान साहब ने की कि बुशरा बीबी का तो ये हार वाले मामले से ताल्लुक ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा ये हार तोशा खाना का था ही नहीं, सऊदी सफीर ने मेरे घर खुद पहुंचाया था, मैंने खुद ये हार तोशा खाना में जमा करवाया था और उसके बाद कानून के मुताबिक जो है वो अगला प्रोसीजर हुआ था। ये इमरान खान साहब का कहना है, लेकिन फिर सजा दे दी गई इमरान खान साहब को। इस मामले में भी चीजें आपके सामने हैं। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, वोटर्स। बड़ी खबर यह है, पहले जरा थोड़ा सा आप इसका एनालिसिस कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 2018 के इलेक्शन को अपने दिमाग में आप लाइए। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कुछ हद तक हासिल थी और मुस्लिम लीग काफ को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी 2008 में। 2013 में सबको नजर आ गया कि नवाज शरीफ ट्रेंड में, तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नवाज शरीफ के साथ चली गई और नवाज शरीफ साहब के लिए 35 पंक्चर का भी एक इल्ज़ाम लगा और कुछ धांधली का इमरान खान साहब भी कहते रहे। जरदारी साहब ने उसको आरओ इलेक्शन करार दिया, यानी हर एक ने इल्ज़ाम लगाया। 2013 के इंतखाबात पे भी तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ थी। 2018 में वही एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मिल गई, लेकिन इसलिए कि ये एक ट्रेंड है, जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है या जिसकी भी मकबूलियत होती है, ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट अपना जो वेट है या अपना वजन जो है उसके पलड़े में डाल देती है। यही किया एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ भी। अब इस मरतबा फिर एक इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में। 2018 में क्या हुआ पहले जरा देख लें आप। जो टोटल वोटर था 2018 में वो था 10 करोड़ 60 लाख वोटर। जो पाकिस्तान के अंदर वोटरों ने वोट डाला, खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा डाउन गया था, स्लाइटली उससे थोड़ा सा ऊपर था बलूचिस्तान, पंजाब में अच्छे वोट पड़ गए थे, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग हुई थी पाकिस्तान में वो 5 करोड़ से जायद हुई थी। लगभग 51-52% के बीच में वोटिंग हुई थी 2018 के इंतखाबात में। इसमें तो सबसे ज्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे। 1 करोड़ 70 लाख वोट। पीएमएलएन ने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए थे क्योंकि उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। उनके रवायती सियासतदान उनके पास बचे थे, उनके पास कोई नजरिया भी मौजूद नहीं था। तो 1 करोड़ 30 लाख वोट नून लीग ने लिए थे। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी ने 69 लाख वोट लिए थे। अब आ जाए 2023 में। 2023 में एक चीज बहुत अजीब और नई होने जा रही है। इस दफा वोटर्स भी ज्यादा बड़ी तादाद में है। 2 करोड़ से जायद ऐसे वोटर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली मर्तबा अपना वोट डालने जा रहे हैं। ये वो नौजवान वोटर्स हैं जिन्होंने पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करना है। इनको पता होना चाहिए कि वोट डालना कैसे है। इनकी गाइडेंस के लिए भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, वोटर्स की गाइडेंस के लिए भी बनाएंगे और वोट डालने के लिए हम कहेंगे भी कि 2024 के अंदर जो इंतखाब आ रहा है 8 फरवरी को, आप सबको निकलकर वोट डालना चाहिए। मायूस बिल्कुल नहीं होना, दिल बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको वोट डालना चाहिए। हार और जीत को छोड़ दें, आप वोट डालें। आपका वोट रास्ता रोक सकता है किसी भी गलत चीज का। आपका वोट जो सियासी एलीट है या एक ऐसी सियासी एलीट जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है और अवाम की हुक्मरानी होने नहीं देती, उनका रास्ता रोक सकता है। आपका वोट मफाद परस्तों का रास्ता रोक सकता है। तो वोट जरूर डालें, यह सोचे बगैर कि नतीजा क्या निकलेगा। आपका काम है वोट डालना, नतीजा अल्लाह ताला का काम है। आप वोट जरूर डालें, अपने वोट का पहरा भी दें, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि वोट के हवाले से जो 2 करोड़ नया वोटर है, 2 करोड़ से जायद है, बड़ी तादाद में नए वोटर आ गए हैं।
यानी पीटीआई का टोटल वोट पहले 1,70,00,000 था, वो तो इंटैक्ट है। बल्कि पहले बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग थे, ऐसे वोटर थे जो पहले भी बहुत दफा वोट डालते रहे हैं, वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं कर रहे थे, वो भी इस दफा वोट कर रहे हैं, तो इनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये जो 2 करोड़ एनर्जेटिक वोटर है, ये सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। इसमें से अगर आप बहुत भी जोर लगाए ना तो आप 10 से 15% को अलग कर सकते हैं। ये मोर देन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ वोटर है, जिसने पहली दफा जाकर वोट डालना है। ये एनर्जेटिक भी है, सारा दिन वहां पे गुजार भी सकता है, ये लाइन में भी लग सकता है, ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, और वोट डाल के वोट का हिफाजत भी कर सकता है। तो ये वोटर जो 2 करोड़ है, इसकी एक मुसीबत बनी हुई है कि इस वोटर को कैसे काबू किया जाए, लेकिन ये वोटर काबू नहीं आ रहा। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि जस्टिस शाहिद जमील खान, ये लाहौर हाई कोर्ट से जज हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और इस मौके पर इस्तीफा दिया जब 2 जजेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे चुके हैं, और ऐसा लगता है कि जुडिशरी दबाव से निकलना चाहती है, और कुछ दबाव उनके ऊपर है, या वो इस माहौल में काम करने के हक में नहीं है। ये चीज़ें पहले नहीं हो रही थी पाकिस्तान में इस तरीके से, लेकिन अब होती हुई हम देख रहे हैं। इन्होंने अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी लिखे आखिर में, और वो अशार जो हैं वो उनसे बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन हालात के अंदर उनके लिए शायद काम करना मुश्किल था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आखिरी शेर है, उसमें वो कहते हैं, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। अब खुदी का दर्स जो है अल्लामा इकबाल ने दिया था, और खुदी जो है वो खुददारी है, खुदी जो है वो अपने ऊपर एतमाद है। खुदी का एक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी डेफिनेशन में अगर जाएं तो किताबें लिखी जा सकती हैं। तो जिस खुदी की बात इकबाल कर रहे थे, जज साहब को लगा कि यहाँ वो खुदी जो है उनकी मुतासिर हो रही है। बहरहाल उन्होंने इन अशार के साथ इस्तीफ़ा दे दिया अपनी सीट से। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान बदल रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है। अब आ रहे हैं उस खबर की तरफ जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था। पहले मैं आपको इस आदमी से तारुफ करवा दूँ, ये आदमी है कौन। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सेंटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके डायरेक्टर हैं। नाम है इनका जेफरी डी सैक्स, और ये बहुत तगड़ा आदमी है, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के 3 सेक्रेटरी जनरल ऐसे रहे हैं जिनका ये मुशीर रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। बहुत सारी किताबें इसने लिखी हैं, और बड़ी मशहूर किताबें लिखी हैं, और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। लोग इनका इंटरव्यू करते हैं तमाम टीवी चैनल्स में। अमेरिका के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, तमाम लोग इनके इंटरव्यूज़ करते हैं, सब इन्हें जानते हैं। इनकी लिखी हुई किताबें बहुत मशहूर हुई हैं। ख़ास तौर पे इनकी एक किताब है द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन, फिर इनकी किताब है अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, फिर द एंड ऑफ पॉवर्टी, और बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा, ये एक और भी है द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वक्त भी ये आदमी अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है, और उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। ये इनका ओहदा इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये अभी जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। 3 पहले भी सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके ये मुशीर रह चुके हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसने थरथल्ली मचा दी है, और उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है उसको खुल कर लिख दिया है। कह रहे हैं कि जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा अमेरिकी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी आला है, एक हथियार है कि वो खुफिया तरीके से हुकूमतों को तब्दील कर देते हैं, और अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ माजी में की हैं। फिर उन्होंने कहा 2022 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया, इसमें भी उन्होंने कहा कि अमेरिका शामिल है। उसके बाद अब उसी इमरान खान के ऊपर करप्शन, और उसी इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट के इल्ज़ामात के तहत 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, और एक 14 साल की सज़ा भी है। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सियासी तौर पे उन इंतखाबात से एक मकबूल तरीन सियासतदान को दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश है। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो खुफिया कार्रवाइयाँ हैं, और अमरीकी हुकूमत की तरफ से जो है वो इनकार तो वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हिस्सा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अक्सर चीज़ें लीक होती हैं, और अक्सर जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फिर पता चल जाता है कि अमेरिका ने क्या किया था, और ये होता रहता है, और आइंदा ये भी होगा कि पता चलेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में क्या किया था। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत जो है वो जो भी शवाहिद है उनकी सदाकत को मुस्तरद करती है, यानी वो साइफर वगैरह जिसकी बात इमरान खान साहब कहते हैं, तो अमरीकी हुकूमत उसको मुस्तरद करती रहती है, क्योंकि सरकारी बयानिए से मुतसादम है वो सारे के सारे जो सबूत हैं जो अमेरिका के हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अभी किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते अमेरिकन, लेकिन वो ये राइटर बार बार ये कह रहा है
کہ امریکہ شامل تھا عمران خان کی حکومت کو گرانے میں پاکستان میں، اور اس وقت پاکستان میں عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر امریکہ کی خاموشی بہت معنی خیز ہے، اور امریکہ انکار تو لگاتار کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ رائٹر بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ اس سارے کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مثالیں دی کہ 1947 سے 1999 تک امریکہ نے جو 64 مختلف کارروائیاں کی حکومتیں گرانے کی، وہ کیا تھیں، کس طریقے سے تھی، کہاں کہاں پہ کارروائیاں کی، اس میں CIA کیا کرتی ہے، ان کے جو آپریشنز ہیں ان کے نام لیے، ساتھ ساتھ بتایا کہ اس طرح سے آپریشن ان کے کیے جاتے ہیں جن آپریشن کی بنیاد کے اوپر حکومتیں گر جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت جس طرح سے گری ہے، پاکستان میں کرشماتی، باصلاحیت اور بے حد مقبول رہنما ہے عمران خان، جو اپنی عالمی سطح پر کرکٹ میں مہارت اور عوام کے ساتھ اپنے مشترکہ رابطے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ان کی مقبولیت، آزادی اور بے پناہ صلاحیتوں نے انہیں امریکہ کا ایک اہم ہدف بنا دیا ہے۔ وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کا یہ ماننا ہے اور امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ یا تو آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ وہ نیوٹرلٹی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ریاستوں کے درمیان میں آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اب وہ یہ لکھتا ہے کہ عمران خان چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے، اور اس کی قیمت پر امریکہ کی ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی قیمت پر یہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی وہ سیم ٹائم میں بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ یوکرین کے معاملے کے اوپر بھی ایک ایشو اٹھا تھا، اس پہ بھی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ عمران خان کا یہ جو موقف تھا یہ امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کہتا ہے یا تو آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہم آپ کو سمجھ لیں گے آپ ہمارے خلاف ہیں۔ دوسرا کوئی رستہ وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اس رائٹر کا لکھنا ہے۔ اس نے بہت سارے حکمرانوں کی مثالیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ کون کون سے حکمران ہیں جنہوں نے اس طرح کی پالیسی اپنائی اور عمران خان صاحب کی طرح ان کی حکومتیں گرا دی گئیں۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان یوکرین جنگ پر امریکہ اور یا روس سے تعلقات توڑنا نہیں چاہتے تھے، کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو کر روس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں یا روس کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں۔ تو عمران خان نے اپنی ایک نیوٹرل رہنے کی پالیسی بنائی جس کو امریکہ نے پسند نہیں کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کیسے یورپی یونین کے سفیروں نے 22 سفیروں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا یوکرین کے معاملے میں، اور عمران خان صاحب نے کیسے اس کا انکار کیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یورپی یونین کے سفیروں نے ہمیں ایک خط لکھا جس میں ہم سے کہا گیا کہ ہم روس کی مذمت کریں اور ووٹ دیں۔ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے؟ یہ چیزیں اب لکھ رہا ہے کہ امریکن رائٹر، اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارا کا سارا الزام امریکہ کے اوپر دھر دیا ہے۔ سائفر کے معاملے میں اس نے ڈونلڈ لو کو اور امریکہ کو قصوروار ٹھہرایا ہے، اور یہ کہا کہ اس کیبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسسٹنٹ سیکرٹری لو نے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے غیر جانبدارانہ موقف پر تنقید کا نشانہ بنایا، اور لو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہاں اور یورپ کے لوگ اس بات پر کافی فکر مند ہیں کہ پاکستان یوکرین پر اس قدر جارحانہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف کیوں اختیار کر رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا، ان کے بعد بھی تقریباً ایسے ہی کنٹینیو رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی رستہ چھوڑ نہیں گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک آرٹیکل ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جیفری ڈی سیکس کا نام لکھ کر پاکستان لکھیں صرف، یا عمران خان لکھیں، یہ آرٹیکل آپ کے پاس گوگل ہو جائے گا، آپ اس کو نکالیں اور پڑھیں۔ 1 فروری 2024 کو یہ آرٹیکل چھپا ہے، اس موقع پر جب پاکستان میں انتخابات میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ بہرحال امریکہ تو ڈینائی کرتا ہے ان ساری چیزوں سے جو اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے، لیکن آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے یہ کام کر کے، یہ رستہ اپنا کر 240 ملین افراد پر مشتمل جوہری ہتھیاروں سے لیس ایک ایٹمی ملک کو شدید طور پر غیر مستحکم کر دیا ہے۔ اور آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد میں ویلوگ ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف عمران خان کی جیل سے رہائی اور آئندہ الیکشن میں ان کی شرکت ہی پاکستان میں استحکام کو بحال کر سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔